अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। नज़र प्रोग्राम में अपने बात हो रही है आजकल कुछ मौशी मसाइल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बात हो रही थी कुछ सियासी मामलों के हवाले से, और मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये बात दोहराता हूँ कि इन मामलों को समझना ज़रूरी है। इसलिए कोशिश ये है कि अवामी मसाइल जिनमें मौशी मसाइल सर फहरिस्त हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी इस वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए और ये भी कहा गया कि पैगामात को पढ़कर सुनाने का कोई सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। तो ये माकूल एक तजवीज़ है, यकीनन इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। आने वाले प्रोग्राम्स में ऐसा भी एक सिलसिला रखेंगे जिसमें बराह रास्त आपकी कॉल्स को शामिल किया जाएगा, क्योंकि कोशिश यही होती है कि कहीं ना कहीं आपकी कॉल्स को जो वो शामिल कर ही लिया जाए। जैसे कल जो प्रोग्राम हमारा गुज़िश्ता रहा उसमें सियासी मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पे जो PS 88 का जो इंतखाब हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो अपनी राय का इजहार करना चाह रहे थे। बहरहाल नतीजा आपके सामने, यकीनन गुज़िश्ता रोज़ से आज सुबह तक कुछ देर पहले तक खबरें आपके सामने, लम्हा ब लम्हा मीडिया आपको तमाम चीज़ों से आगाह कर रहा है। आपके इल्म में यकीनन आ चुका होगा, और नहीं आ चुका है तो ये भी आपको बता दें कि जो PS 88 का इंतखाब हुआ है गुज़िश्ता रोज़ शहर कराची में मलीर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उसमें कामयाब हो चुके हैं। तो बहरहाल ये तो सियासी मामला हैं, इसके ऊपर तो गुफ्तगू हमारी रहती ही है। मेरी बार बार कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौशी मसाइल के हवाले से आगाह किया जाए, न सिर्फ आगाह किया जाए बल्कि इनको कैसे हल करना है इस हवाले से हमारे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू रहती है। इसी मुनासबत से प्रोग्राम में हम अपने मेहमान शख्सियात को यहाँ पे मदऊ करते हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू होती है मौशी मसाइल के हवाले से। आज भी स्टूडियोज़ के अंदर बड़े अहम मेहमान, बड़ी ख़ास शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी मौशी मामलात के हवाले से। पिछले प्रोग्राम में जब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू हुई, देखने वालों ने प्रोग्राम को बहुत सराहा भी, अपने पैगामात भी भेजे। तो हमारी कोशिश है कि आज उनसे जो मौशी मामलात हैं ख़ास तौर पर उन पर आज गुफ्तगू करें। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मसूद नकी साहब की, तजज़ियाकार हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ मसाइल की निशानदेही और उनके हल के लिए बात करते हैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर। आज सुबह के वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मसूद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मौशी मसाइल के हवाले से आगही पहुँचाना ज़रूरी है। एक आम आदमी का मसला आज भी यही है कि कमोडिटीज़ उसकी पहुंच से दूर हो गई हैं। पेट्रोलियम की प्राइसेस उसके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है। वो सुबह उठता है तो सोचता है कि आज मैं जाऊंगा तो पेट्रोल जो कल की कीमत पर मिल रहा था क्या उस कीमत पे आज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन मसाइल में जकड़ कर रोक कर रह गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये सूबाई और वफाकी हुकूमतों की खींचातानी आपके सामने, मामलात के हल के लिए जब बात की जाती है तो मामला यहीं पर अटक कर रह जाता है। जनाब वफाक की जिम्मेदारी या सूबे की जिम्मेदारी, ये मौशी मसाइल हल कैसे होंगे। और क्या एक हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि ये जैसे बड़े बड़े ममालिक के अंदर एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हासिल करने के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जाती है, क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है? आपकी राय इस पे क्या है, फरमाइए। सबसे पहले तो आपकी आखिरी बात जो है, क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है? आपने कहा पूरी दुनिया में, सारे तरक्की याफ्ता बिल्कुल ममालिक में, नई इकॉनमीज़ में, जो 80s में इकॉनमी वियतनाम मर्ज हुई जैसे है। इकॉनमी तैयार हुई है, और उसमें अगर ये सारे फार्मूलाज हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? इस ममलिकत खुदादाद में किस चीज़ की कमी है, कौन से लोगों की कमी है, कौन से टैलेंट की कमी है? जी। तो जनाब सब कुछ हो सकता है। द आंसर इज़ यस, जी बिल्कुल हो सकता है। बट ये होगा कैसे? अब आम आप बात जब अपने नाजरीन से करते हैं तो बिल्कुल आम और सादा अल्फाज में बात ऐसे करते हैं। कभी कभी हम देख रहे होते हैं प्रोग्राम्स में, लोग जो है वो आदाद शुमार में उलझ जाते ही हैं, ऐसे ही। और वो पॉलिसीज़ और फिस्कल पॉलिसीज़ और बजट्स और IMF और इतने सारे सिलसिले में जुड़ जाते हैं। जी इसको हम आसान अल्फाज में ही बात कर लेते बिल्कुल हैं। ठीक है, ज़्यादा मुनासिब है। हम अपने उस नाज़िर को, जो एक आदमी या एक खातून या एक फैमिली बैठी इस वक्त आपका जी प्रोग्राम देख जी। रही है, उस पर बात करते हैं कि आपका घर है और आपके घर में आपकी आमदनी का आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपको आपकी आमदनी का नहीं पता, जी जी। अंदाज़न भी नहीं पता, तो और मज़ीद मसाइल जो हैं वो बड़े हैं, बढ़ेंगे बिल्कुल। और उस पर मज़ीद सोचो विचार की ज़रूरत है, ऐसा ही मज़ीद है। प्लानिंग की ज़रूरत है बिल्कुल कि ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो कंटिजेंसीज क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास हार्डशिप में हम कैसे खड़े होंगे, ट्रू। और हमें अपने क्या अरेंजमेंट करने हैं। तो हम यहाँ से अगर शुरू कर दें, एक छोटा सा घर, जी एक छोटा सा कारोबार, एक छोटी सी दुकान या एक छोटा सा दफ्तर, कहीं से भी आप शुरू कर दें। घर मैंने इसलिए कहा कि आमतौर पे ख़वातीन जो हैं वो
प्रोग्राम देख रही होती हैं और जी। बजट्स वगैरह में अपना हिस्सा शामिल कर रही होती हैं। तो बहुत ही सादा सी मिसाल है कि आपके घर में आपकी आमदनी और आपके अखराजात उनको बैलेंस करना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने अगर ये फैसला कर लिया कि जी अगर ये कम पड़े तो मैं उधार ले लूंगा या उधार ले लूंगी, तो आप एक सिलसिले में जकड़ते चले जाएंगे। उधार आप जब लेते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है, और उधार लेने वाले को, जिसकी आमदनी कलील है, उसको ये नहीं पता होता कि वो कब वापस करेगा। उम्मीद, बिल्कुल ठीक है। विशफुल थिंकिंग अपनी जगह होती है कि 10% इंक्रीमेंट लगेगा, थोड़ा सा कारोबार बढ़ेगा, बच्चे की नौकरी लगेगी, इसका ट्यूशन लगेगा, व्हाटएवर जिसको भी आप कह रहे हैं। तो ये एक घर है, इस घर को चलाने वालों की जिम्मेदारी है। राइट। अब आप कहें जी ये विफाक और सूबाई घर का सरबरा कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है? मेरी जिम्मेदारी है घर में। अगर मैं घर का एक फर्द हूँ तो हम सबकी जिम्मेदारी है, नंबर 1। और जिनको हमने मुंतखब किया है वो भी बनी तो जिम्मेदारी आखिर में हमें हमारी है कि वो सूबाई में गई या वफाक में गई। तो मैं आपको यासिर साहब ये कहूँगा कि हर जगह प्लानिंग हो सकती है। जो लोग प्लान करके अपने आमदनी और अखराजात को बैलेंस करके चलते हैं वो खुश रहते हैं, वो तरक्की करते हैं, उनके पास सेविंग्स होती हैं, वो आपको खुशहाल नज़र आते हैं, उनके पास रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों की कमी नहीं होती है। लेकिन आपको अपने आमदनी और अपने अखराजात को बैलेंस करना पड़ता है। आज हमारे पास हमारे मुल्क में ये वाली हुकूमत या वो वाली हुकूमत, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत, आपके सर पे तलवार हर वक्त रहती है। ऐसा ही कल मुझे किसी ने, मुझे याद नहीं है कि सोशल मीडिया पे देखा कि कोई टेक्स्ट है कहीं का कि जी IMF ने हमारी यूटिलिटी कंपनीज के डिटेल्स मांगने शुरू कर दिए। उन्होंने ये के इलेक्ट्रिक के और दूसरी यूटिलिटी कंपनीज की डिटेल्स मांगनी है। हमारी औकात क्या है? हम किस जगह खड़े हो गए? हम अभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे। हम अपनी बिजली को, आपने पेट्रोल की बात की, आप बिजली को देखें, बाकी अखराजात देखें, यूटिलिटीज़ के लोग हर वक्त कंप्लेन कर रहे हैं। न सिर्फ प्राइस की कंप्लेन कर रहे हैं बल्कि अनइंटरप्टेड सप्लाई का मसला है। ऐसा ही जहाँ पे सप्लाईज रेगुलर हैं वहाँ पे अनइंटरप्टेड का मसला है कि आती जाती रहती है। जहाँ नहीं है उनका तो सोचें। लोगों के घरों में बिजली और गैस की सप्लाईज इस दौर के अंदर, हम 2021 में ये बात कर रहे हैं कि नहीं है, जहाँ पे पूरी दुनिया में लाइन लगा के लोग खड़े हैं कि जी आपको कनेक्शन चाहिए, हम आपके घर पे ये पहुँचाते हैं। ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फ़र्क है, ये विजन का फ़र्क है, ये एफर्ट्स का फ़र्क है, ये एक ज़मीर की बात है। थोड़ा सा ना हर इंसान के अंदर एक चीज़ पैदा होनी चाहिए कि अपने ज़मीर को जगा दें, ज़रा थोड़ा जगाएं कि हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चे को नया फ़ोन लेके देना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी जो है सिर्फ अपने घर में आसाइशें पूरा करना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ दुनिया को दिखाना नहीं है कि हम क्या पहन रहे हैं और क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी जो है जिस ज़मीन में पैदा हुए हैं, जिस मुआशरे में है, जिस दीन में है, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मांगी है, कुछ वो पूरी करनी होंगी, और मुआशरे ने मांगी है वो पूरी करनी होंगी। ज़मीन के बहुत बड़े हकूक़ है ज़मीन के, बिल्कुल सोसाइटी के, बहुत आपके पड़ोसी के जैसे हम कहते हैं। तो ये सारे हक जो हैं हर उस इंसान को अदा करने होंगे जिसको अल्लाह ताला ने कोई थोड़े से फैसले की ताकत दे दी है, पोजीशन दे दी है, इख्तियार दे दी है। वो जहाँ भी बैठा, वो अपने घर में बैठा हो या अपने कैपिटल में बैठ करके मुल्क के और वहाँ पे पॉलिसीज़ बना रहा हो, तो सर सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, मुझसे अब ये फरमाइए, एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप प्रिवेल नहीं करता, सबसे बड़ा मसला आपके यहाँ ही है। कोई भी शख्स किसी भी सतह के ऊपर ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई इनफरादी शख्स हो, कोई एंटिटी हो, कोई सरबराह इदारे का हो, किसी के भी आप ले लीजिए। दूसरी बात ये कि सिस्टम के ऊपर जब नज़र डालते हैं तो सिस्टम सारे के सारा ऐसा नज़र आता है कि कोई शख्स अगर ठीक करने की कोशिश भी करे, वो ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऐसा हो चुका है कि उसको ठीक करना अब नामुमकिन नज़र आने लगा है। ये लोग बहुत इस बारे में बात करते हैं कि क्यों ऐसा आपका सिस्टम हो चुका है कि अगर एक गवर्नमेंट आती है, उसकी नीयत सही है,
वो इंटरेस्ट पेमेंट ना चाहते हुए उसको करनी पड़ेगी, उसके ऊपर डेट लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्क्वीज़ होती जा रही हैं, उसके पास से अपॉर्चुनिटीज़ डिप्लीट हो रही हैं, रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाए ये भी तो बताइए। चले मान लेते हैं जैसे ये कहते हैं कि जी हमारी नीयत ठीक है, ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन सिस्टम अगर अलाउ ना करे तो फिर क्या करेंगे बताइए। ये जो नाउमीदी है ना जी, ये हम यहाँ बैठ करके फैला रहे हैं अभी। ठीक है, ये हमने ये ठीक फैलानी ठीक शुरू ठीक। कर दी है कि जी ये लोग जो हैं वो मायूस हो गए कि ये तो अब ठीक हो ही नहीं सकता। ठीक ठीक। ये ऐसे कैसे होता है यार? आप कल शाम को कहें कि जी मैं तो सुबह ऑफिस जा ही नहीं सकता, मैं तो सुबह चैनल जा ही नहीं सकता, ठीक ठीक, तो कैसे जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। अब कोई काम को शुरू करना पड़ता है, कोई पॉलिसी इख्तियार करनी होती है, किसी चीज़ की नियत करनी होती है। ठीक। अब आप कहें कि जी पूरी मुमलिकत जो है वो साथ मिलकर नियत कर लेगी, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। हमें अपना काम करना होगा। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को मुकम्मल करने के लिए उसको शुरू करना होता है, ठीक है, ठीक है, उसकी नियत करनी होती है, उसको शुरू करना होता है। जो लोग जहाँ बैठे हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ठीक है जी, उसको मैं पिछले वाले पे बाद में आऊँगा कि जी वो लोग जो हैं वो ओनरशिप नहीं ले रहे। मैं आपकी जो अगला जो हिस्सा है ना सवाल का, जी, वो बहुत अहम है। देखिए आप सब कुछ तो कर लेते हो, आप सब कुछ कर लेते हो। जब आपने ये सोच लिया कि मैंने सुबह ये करना है तो आप कर लेते हो। ठीक। आप पूरे दिन को प्लान कर लेते हो। सुबह आप एक बेहतरीन किस्म का आप नया सूट पहन करके निकलते हैं आप, ठीक है, दूल्हा वूल्हा बन करके। तो ये जब आप सोच लेते हो कि मैंने ये करना है तो वो हो जाता है। ठीक। नियत करनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है जी। ये एजेंडाज जो है ना, और ये जो आपके जबान पे भी आ गया, वो कहते हैं ये सिस्टम तो अब बन गया भाई, बन गया, अब ये खत्म नहीं होगा। सब कुछ खत्म होता है, सब कुछ चेंज होता है, आपको शुरू करना होता है, ठीक है, आपको शुरुआत करनी होती है, आपको नियत करनी होती है। और आपको क्यों चाहिए कि भाई एक वो 22 ग्रेड का अफसर ही कुछ कर सकता है? Right. इंडिविजुअल यहाँ बैठ करके अपना हिस्सा डाल देना, मैं अपना डालूं, आप अपना हिस्सा बिल्कुल ठीक डालें, है। और 20 सुनने वाले हैं वो अपना हिस्सा डालना शुरू कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए ठीक। ये एक अमल है, ये पूरा एक प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस को शुरू करने में तकालीफ बहुत होती हैं, और वो तकालीफ जो है वो इस तरह से हैं कि ये एक दायरा है, और इस दायरे का आप कोई भी हिस्सा जो है वो कह लें कि ये सियाह है और बाकी जो है वो ब्राइट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना ग्रे एरिया एंड ब्राइट एरिया। तो हम ये समझते हैं कि आज की तारीख में हमारा ब्राइट एरिया जो है वो छोटा है और ग्रे एरिया बहुत बड़ा है। ज़्यादा है, ठीक। तो भाई ये ब्राइट एरिया कैसे बढ़ेगा? आप शामिल हो ना, हिस्सा डाल मैं शामिल होऊंगा, सख्त होगा, लेकिन ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, लोगों को होप आनी शुरू हो जाएगी। आज हमारी जो नई जनरेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्लियर है, उसके अंदर डर खौफ नहीं है। वो सवाल जवाब करती है कि ये क्यों नहीं हो सकता और ये क्यों होता है। तो ये चीज़ जो है वो लोगों को नियत करनी पड़ेगी और शुरुआत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है कि जी लोग ओनरशिप नहीं ले रहे, ये फैला दिया गया, ये जानबूझ के कर दिया गया है। अफसरान को भी डरा दिया गया है, अफसरान को भी डरा दिया है। रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना वो चीज़ सोसाइटी के अंदर। अगर मैं ये चीज़ मान लूँ, जैसे ट्रैफिक हैसल की बात होती है अक्सर, बड़े बड़े इसके ऊपर सेमिनार्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बात अपनी जारी रखूंगा, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारी ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी, बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू करनी है। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मौशी मामलात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जैसे जिक्र किया कि ना सिर्फ माशरती मसाइल पे बात होती है, मौशी मसाइल पे, बल्कि सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करते हैं। वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद है, कोशिश करेंगे कि इन मामलात पर जल्दी जल्दी जो है वो गुफ्तगू की जाए। वो बहुत सारे इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात करनी है, और हमारे बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका
आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, सियासी मामलात के हवाले से उनसे गुफ्तगू रहती है और दीगर कई मामलात पर बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद ज़फ़र साहब का, उनको खुशामदीद कहूँगा। ज़फ़र भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। कुछ देर पहले मसूद भाई के साथ ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये जो सोसाइटी में जो इशूज़ हैं, मामलात हैं, इनको हल करने के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है, सेंस ऑफ ओनरशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद मामला हल होंगे। दूसरी तरफ जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। यकीनन वो जो 88 के अंदर गुज़िश्ता रोज़ इंतखाब हुआ है उसके ऊपर जो सारा दिन खबरें चलती रही हैं, लोगों के इल्म में यकीनन अब तक आ चुका होगा जो नताइज वहाँ पर आए हैं। तो कोई ऐसा कुछ जिसको हम कहते हैं कोई गैर मुतवक्का कोई नतीजा नहीं आया। वो यकीन उनकी एक सीट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो मसला जनाब हल हो गया। अब आप बताइए कि एक बड़ा दावा किया जाता है कि जनाब कोई हुकूमत अगर डिलीवर नहीं करती तो पता ये चलता है कि जब इंतखाबात में जाती है तो वहाँ पर पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ है। कारकर्दगी आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ज़मीनी इंतखाबात में नशस्तें मिल रही हैं। ये किस चीज़ का इशारा दे रही है? मैं स्टेटमेंट सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब का, वो फरमाने लगे कि ये हुकूमत जो इस वक्त वफाक में मौजूद है उसके खिलाफ रेफरेंडम है, ये उसका जवाब है जो हमारी कामयाबी है, जिससे पता ये चलता है कि लोग वफाकी हुकूमत से नाला हैं। आप ज़रा इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा तबसरा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। असल में जैसा आपने कहा कि ये तो मौरूसी और जद्दी पुश्ती सीट जो है वो पीपल्स पार्टी की थी और उसी के पास जानी थी और वो उसके पास चली गई। ये जो झगड़ा है जो कल 88 के अंदर आपको नजर आया, ये तो कई दिन पहले से चल रहा है। वो यानी एक दिन देखा होगा कि वो हलीम आदिल शेख साहब जो है वो किसी स्कूल से जो है वो भैंसों को जो है वो निकाल रहे थे। तो वो जो है वो एकदम, और उससे पहले के जो मामलात होंगे वो सिंध हुकूमत को बुरे लगे, तो वही उनके जो फार्म हाउसेज उनके या उनके बिरादरान के जो फार्म हाउसेज उसी मलीर के अंदर मौजूद हैं, तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कार्रवाई की। उनका कहना ये था कि मैं तो पहले स्टे ले चुका हूँ और अदालत से जो है वो यानी स्टे है, उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने कार्रवाई की। ये वो वाली लड़ाई थी जो बढ़ते बढ़ते कल आपको नजर आई कि हलीम आदिल शेख जो है वो भी उसको बहरहाल अपना इस हवाले से इलाका जो है वो समझते हैं कि वो ज़िला मलीर में ही उनकी सियासत है, उनका हल्का इंतखाब भी वहीं करीब ही साथ ही लगता है, और वो जो है उनके फिर वही फार्म हाउसेज या बिजनेस या ज़मीनें वो भी वहीं पर हैं। तो वो इस लिहाज से वैसे तो ये जो पूरा ज़िला मलीर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अब जो भी ज़मीनों के जो मामलात हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक हो या वफाक का कोई नुमाइंदा हो या जो है वो साहिब इक़्तिदार हो या सूबे का कोई साहिब इक़्तिदार हो, सारा का सारा लैंड के मामलात जो है ना, सेल परचेज और जो भी कुछ है वो सब वहीं चल रहा है सारा सिलसिला। तो अब वहाँ पर पीपल्स पार्टी उसको ज़िला मलीर को और लियारी को जो है वो तो अपने जो है वो किला समझती है, किले समझती है कि ये तो हमारे इलाके हैं और इसके अंदर किसी और की एंट्री नहीं है। तो ये भी एक वजह थी, लेकिन वो भी महसूस कर रहे थे कि ये जब पीटीआई आई है तो ज़मीन जो है वो उनके पैरों तले से खिसक रही थी। लेकिन जो अब मामलात हैं महंगाई वाले, बेरोजगारी वाले, और ये जो सारी जो चीज़ें थी ना, इसकी वजह से अवाम में वो जो पहले एक पीटीआई की एंट्री थी, तो वो अब मैं तो यानी बिल्कुल एक कि उसकी वजह से अवाम में इस वक्त बड़ा जो है ना मायूसी है बहुत ज़्यादा। और वो लोग जो कि यानी पूरे कराची शहर का आप देख लें कि 14 सीटें जो है वो यानी पीटीआई को मिली थी और कराची शहर जो है उसने ही इनको इक़्तिदार दिलाया और जो है यहाँ पर एक तब्दीली नजर आई। लेकिन वो जो खला जो यानी एमकेएम के माइनस होने से जो पुर करना था वो ये पुर नहीं कर सके। सीटें तो इन्होंने हासिल कर ली, लेकिन उस तरह से जो है वो काम अब तक लोगों के नहीं हो पा रहे, और जो है वो ऐलानात तो सूबे की तरफ से भी हो रहे हैं, वफाक की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन उन पर उस तरह से अमल दरामद जो है नहीं हो पा रहा। गो के अब थोड़ा सिलसिला जो है वो दोनों तरफ से जो है वो एक मुसाबकत में हल्का फुल्का जो है वो एक जो है वो शुरू हुआ है। अल्लाह करे इसमें तेज़ी आए और कोई बेहतरी आए और लोगों को कोई रिलीफ मिले और यहाँ पर वो हो। लेकिन जो महंगाई वाला इशू है ना, वो बहरहाल ऐसा इशू है कि मैंने शायद पहले भी आपके शो में कहा था कि यानी पीटीआई गवर्नमेंट जो है इसकी
असल अपोजिशन जो है ना वो यही महंगाई और बेरोजगारी है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुलाजमीन ने और वो सरकारी मुलाजमीन ने जिस तरह से एहतजाज किया था, चले उसको इन्होंने वो जो है वो बैठ के उनके साथ जो है वो एक मामला कर लिए, वरना वो एक जो है वो एक चीज़ नज़र आ रही थी। दूसरे इदारों के अंदर भी बेरोजगारी हुई है, महंगाई से हर फर्द परेशान है, पेट्रोल जो है वो उसमें महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पहली मर्तबा हुआ है कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप लिया और इस मर्तबा पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाने की बात की गई थी उसको रोक दिया गया है, उसको मुस्तरद कर दिया। ये अगर इस तरह से वो स्टेप्स लेते हैं और 2-4 मामलात में स्टेप्स ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि ये एक रिवर्स गेट लगेगा। ठीक है, महंगाई को इसमें जरूरत है कि ये स्टेप लें, इस तरह के स्टेप्स लें। कल ही बल्कि मैं ये भी देख रहा था कि साहब वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो है वो खर्चा कुछ कम हुआ है, पहले के मुकाबले में 40% उसमें कमी आई है। इस तरह की चीजें होनी चाहिए और नजर आनी चाहिए और आवाम को उसका रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। आवाम जो है वो तो इसलिए मायूस हुई है कि जब पेट्रोल की कीमत कई मरतबा बढ़ेगी, जब बिजली के यूनिट में कई मरतबा इजाफा होगा, जब दीगर चीज़ें जो है ना वो चाहे वो शक्कर हो या आटा हो, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें है ना, जब उनकी कीमतें जो है वो यानी रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही होंगी, तो आप मुझे बताइए कि फिर कौन सा फ़र्द है कि जो इस मामले में जो है ना वो ये हुकूमतों की हिमायत करेगा। इसलिए लोग तो इस वक्त बहुत मायूस हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि यकीनन मायूसी लोगों को हुई है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सभी नाकाम नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये ज़रा फरमाइएगा, आपसे जानना चाहेंगे ये जिम्मेदारी एक्चुअली है किसकी, महंगाई को कम करने की? लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। आपको पता है सियासतदान जो है ना वो हॉकी के खेल की तरह वो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह की तरफ जो है ना बॉल पास कर देते हैं। बड़ी आसानी से जो नुमाइंदे बैठते हैं ना, जब उनसे सवाल किया जाता है कि ज़िम्मेदारी किसकी है, तो वो कहते हैं जी वफाक की ज़िम्मेदारी है। वफाक से जब सवाल किया जाता है वो कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा ज़िम्मेदारी किसकी है। सवाल मेरा ये है कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है। दूसरी बात ये कि जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे सवाल किया था उसके बारे में दोबारा आपसे ज़रूर मैं बात करूँगा कि ये जो बड़े ममालिक को हम देखते हैं कि वहाँ पर इकनॉमिक ग्रोथ भी होती है, कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। मैं हमेशा ये सवाल सबसे पूछता हूँ कि उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि वफाकी हुकूमत अगर यहाँ पर आके कुछ फैसले ले भी ले जिससे आप ये अचीव कर लें, लेकिन आने वाली हुकूमतें जैसा भी इन्होंने बात की है आएंगी और उसके बाद फैसला आपको पता है कि रिवर्ट हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फरमाइएगा। देखिए हम पहले वाले सवाल पे बात कर लेते हैं कि जिम्मेदारी है किसकी। ठीक, आपकी है ना, मेरी है। ठीक है, किसको मुंतखब करते हैं आप? ठीक है, आप उसको मुंतखब करते हैं जो पिछली हुकूमत पे आकर के सारी चीज़ें थोप देगा कि जी उन्होंने ये किया था, जी उनको भी मैंने ही मुंतखब किया लेकिन था। क़त्ल कलामी की माजरत, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, सिस्टम है, आप इससे वाकिफ़ हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं। यहाँ पे जो मुंतखब होने का जो तरीक़ाकार है इससे आपको यकीनन आप इसका इल्म रखते हैं कि किस तरह मामलात होते हैं। क्योंकि अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर सब कुछ हो रहा होता तो ये सीट आप समझते हैं कि जिसकी 13 साल के अंदर हुकूमत, एक जो सूबाई हुकूमत है, चले कोई भी हुकूमत है, अगर उसकी कारकर्दगी हर शोबे में सिफर है तो ये फिर क्या हो रहा है जो कुछ हम देख रहे हैं इस वक्त? ये फरमाइए। देखिए हवा के रुख पे पूरा ज़माना चल रहा होता है ना कि ये रुख है और इस पे चलो। आपकी मुल्क का कोई इदारा, कोई ताकत, कोई फोर्स, कोई एजेंसी आपको नहीं रोक सकती है मुंतखब करने से। ये ज़मीनी अमने की बातें नहीं कर रहे हैं, ये तो ड्रामे हैं, ये तो ढोंग सही है, ठीक है ना। ठीक है, आपके मेन स्ट्रीम इलेक्शन में नज़र आ रहा होता है, ट्रेंड नज़र आ रहा होता है, आपने देखा है। आपकी मुझे नहीं पता आपने होश संभाला होगा या नहीं, हमने वो देखा है अपने ज़माने में, आप तो बाद में पैदा हुए। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में आए और उन्होंने जिस तरह से पॉपुलैरिटी हासिल की, हमने इस शहर के अंदर MQM को देखा है किस तरीके से पॉपुलैरिटी हासिल की। हमने 2018 के इलेक्शन में देख लिया जी, PTI हमें नज़र आती थी, कुछ भी कह लें, कहीं पे कम थे, कहीं पे ज़्यादा थे, लेकिन एक रुख आपको नज़र आ रहा होता है, वो आप करते हो। ठीक है, वो आम आदमी का काम है। वो एक हद तक तो बहुत सारी ताकतें कर सकती हैं, बट अगर कोई कौम किसी को मुंतखब करने का इरादा कर ले
कि भाई हमने इनको मुंतखब करना। ये बाद में पता लगता है कि सही मुंतखब किया था, ये गलत मुंतखब किया बिल्कुल, था, तो वो एक फैसला और अलग वक्त बात साबित है। करता है। बिल्कुल। लेकिन फिर अगले साल हम क्या करते हैं, हम या तो उन्हीं को मुंतखब कर लेते हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा में ये कहा था कि जी ये पिछली हुकूमतों का जो है ये कारकर्दगी का बिल्कुल ऐसा ही। अफसाना हमें नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है हमें देखना चाहिए कि बेसिक कहाँ से शुरू होती है। अब ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जी मेरी जो है मेरे सूबे की या मेरे शहर की तो एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक परसेंटेज है जो फेडरल में जो गवर्नमेंट बनती है, वो जो पंजाब में पॉपुलैरिटी या मेजॉरिटी आएगी वहाँ से बनेगी, ठीक है ना, फेडरल में गवर्नमेंट। तो आप कहेंगे जी मेरी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई थी यार, मैंने तो दे दिया था वोट, मैंने तो फलाने को दिया था, बन गया। तो ये हमारा जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग का वही रोल है जो हम टीवी पे बैठ करके वो सियासतदानों को कहते हैं कि ये उसने किया था, ये उसने किया था। असल बात यह है कि इफ्तिताह कहाँ से होगा, शुरुआत कहाँ से होंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने एक बात और बीच में कही थी कि जी कोई जो है वो ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। वो लेने को तैयार होते हैं ओनरशिप। अच्छा। हाँ, मुंतखब नुमाइंदों को कमेटियाँ चाहिए, उनको बेस्ट फैसिलिटी चाहिए। इस्लामाबाद में अगर वो हैं लेजिस्लेटर, उनको तो बेस्ट फैसिलिटी चाहिए, वहाँ पे बेस्ट एकोमोडेशन चाहिए, कोने का अपार्टमेंट चाहिए, ऐसा ही। ठीक है जी। और अगर कोई बंगले वाले केडर में चला गया तो उसको वो चाहिए। तो यहाँ तो सारी चीज़ पूरी करनी है। और उसके बाद जब दूसरे वाला मामला आ गया, वहाँ पे आप कहें कि जी बहुत एहतियात से काम करूँगा, मैं तो इस पर साइन नहीं करता, मैं तो ये पॉलिसी नहीं बनाऊंगा, मैं तो इसको नहीं करूँगा। इसी तरीके से सरकारी अफसरान का सिलसिला होगा। ठीक है। ये एक गेम जो है ना ये पैदा कर दी गई है। ठीक है। आपको कोई आदमी कोई एजेंसी उठा के ले जाती है, दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में इसी तरह की खबर नज़र आती है कि ये इसको बरी कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, इससे पैसे नहीं लिए गए या इससे इतने पैसे लेकर जिस वक्त उठा के ले जाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाइप बनी होती है कि जो आदमी को ले गए। और जब उसको वापस छोड़ के जाते हैं या उसको रिलीज कर देंगे 4 घंटे बाद छोड़ दिया या 2 वो सब नहीं पता लग रहा होता, खबर नहीं होती तो वो खबर नहीं है। तो ये एक हाइप बनाई जा रही है, खबरदार टीवी पे आओगे हथकड़ी भी लगेगी, ये भी होगा वो भी होगा, लोगों को डरा करके। यही तो है ना भाई, ये तो है। आज की तारीख में आप हैरान होंगे इस बात पे, टूल्स चेंज हो गए। आप दुकानदार के पास जाएं या किसी और स्टोर में जाएं तो सेल्समैन या सेल्स गर्ल जो है उसका अपना एक स्टाइल है ऐसे ही मार्केटिंग का। वो आपसे बड़े हम्बल होके मुस्कुरा के अच्छे आउटफिट में ये सब करेंगे। आप रोड पे चले जाएं, अगर आपको एक भिखारी की भी मिसाल ले लें, वो आपको अल्लाह का वास्ता दुआएं ये वो सारा जोड़ी सलामत रहे ये सब करता रहेगा, ये उसकी मार्केटिंग है। आपके साथ डाकू आएगा तो वो आपके साथ बदतमीजी बहुत करेगा, हाथ भी टिकाएगा, गन भी दिखाएगा, आपको खौफनाक तरीके से अपनी मार्केटिंग करेगा और आपको लूट के ले जाएगा। ये मार्केटिंग को गौर करें क्या है। ये जो मार्केटिंग हमारे नेशनल मीडिया पे कुछ लोगों के लिए हो रही है कि ये बताना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये मार्केटिंग जो है ना इसको समझना पड़ेगा। ये सीरियस बात है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत सीरियस बात है। तो आप लोगों को डराते रहो और उसके बाद ये बोलो कि जी आप ओनरशिप भी पूरी ले लो। अरे भाई प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उठा के ले गए, एग्जैक्टली प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उठा के ले गए जो बोर्ड पे ऑनररी वॉलंटियरली मेंबर थे और सरकार के साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल कि जी आपने कैसे जाएंगे, लोगों ने तौबा करनी शुरू कर दी, लोगों ने रेजिग्नेशन भेजने। तो वो एक मार्केटिंग है, एक मार्केटिंग है, डरा के रखो यासिर साहब को, मसूद साहब को टाइट करके रखो, ये बाहर नहीं निकल जाए। बाकी देखें आप वापस गए पूरी दुनिया की तरफ, डायरेक्शंस बनती है। मैंने आपको पहले भी कहा, आप अच्छा कहें या बुरा कहें, आपको एक दौर के अंदर हमारे पास एक वजीर खजाना आए जो बाद में वजीर आजम भी बने, जी, शौकत अजीज का नाम था। मैंने शायद ये आपके प्रोग्राम में कोई जिक्र किया पहले, शायद यकीनन होगा, यकीनन किया। ये एक पॉलिसी है, उन्होंने एक मुल्क की फिस्कल पॉलिसी बना ली, 5 साल की पॉलिसी बनाई। उसमें उन्होंने ये तय कर लिया कि जी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, उन्होंने ये तय कर लिया कि जी लिक्विडिटी जो है वो बेहतर होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और इसकी बात कर ली। आपके पास एक डायरेक्शन आ गई जी, उस डायरेक्शन पे आपने अमल करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी अपनी बनी हुई थी।
फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर वही प्राइम मिनिस्टर हुए, किसी को ब्लेम करने का कोई सेंस ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है। आपको ये बात नजर आनी शुरू हो गई कि आपको स्टेट बैंक में रिजर्व्स जो है ना वो जाली तरीके से नहीं आते, ये बात सही। ठीक है। सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को आप बोल सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, फिंगर पॉइंट कर सकते हैं कि यार ये ऐसी आर्टिफिशियल बना दिया। रिपेट्रिएट अपना पैसा जो है आर्टिफिशियल तरीके से नहीं भेज सकते यार, वो तो नजर आता है भाई। बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बढ़ सकती। आपको फिगर्स नजर आते हैं, ये बड़ी हैं। ये सारी चीजें जो है ना, आप जीडीपी का जो ये घोटाला हम रोज जो पैदा करते हैं, जो हमारा एक और मफरूजे की बुनियाद पे चीजें और या जाली चलनी शुरू हो गई, ये एक्चुअली जीडीपी कुछ चीज़ों की बेस पे होता है। Exactly. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई थी, ठीक है जी, आपके रिजर्व्स बढ़ गए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, ये सारी चीज़ें, डॉलर इंटैक्ट होना शुरू हो गया। डॉलर अपनी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए किसी भी 58, 59 पे काफ़ी अरसे तक खड़ा रहा। तो कोई डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, आज भी कोई डायरेक्शन बना लें, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करें। एक वजीर किसी इदारे का, वो इन्वेस्टमेंट का हो, फाइनेंशियल हो, सब दोस्त होते हैं, आप नाम नहीं ले सकते। जिस दिन वो बैठा होता है अपनी सीट के ऊपर, उसकी बात और होती है, उसी पार्टी का, उसी ग्रुप का आप और मैं ये सब समझते हैं। बिल्कुल सही। कि जब वो हट जाता है तो वो अपने कोलीग्स को ब्लेम करना शुरू कर देता है। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी पॉलिसी है कि इंडिविजुअल बेस्ड पे जो है वो मुल्क की पॉलिसी बन रही है। इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, फाइनेंस की पॉलिसी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी, इंपोर्ट की पॉलिसी इंडिविजुअल से कैसे बन सकती है, फॉर गॉड सेक। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने साथ लोगों को, स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लें, तो देखें बात करने से कुछ नहीं होता। हम बात करते रहेंगे और आधा पौना घंटा, जितना भी 15 मिनट बाकी रह गए, बात कर लेंगे। बट ये पॉलिसीज़ बनती हैं, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ बनती हैं, इनके ऊपर ऐसा एक वो लगना चाहिए कि ये चेंज की तो एफआईआर कटेगी, अब उठा के लेके जाएंगे आपको नया बोले, अगर आपने इस पॉलिसी को चेंज किया तो आप इसको लेजिस्लेशन से ऐसी पॉलिसीज़ बनवाएं। मैंने आपको वियतनाम की मिसाल दी कभी, मैं वियतनाम की मिसाल इसलिए देता हूँ कि आज से 30-35 साल पहले वियतनाम क्या था, कुछ भी नहीं था। 75 बिल्कुल आधी आबादी, आधा रकबा, ठीक है जी, तबाहशुदा इकोनॉमी। उस इकोनॉमी ने क्या किया, उसने डायरेक्शन बना ली। और डायरेक्शन क्या बना ली कि उन्होंने कहा कि जी हमारे अर्बन एरियाज में जगह नहीं है तो हम रूरल एरियाज में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हो। रूरल एरियाज में आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जाकर के, हमें खुद विटनेस किया। आप $250 बिलियन किस चीज को बोलते हैं, आप 10% नहीं हो भाई, आपका खून पसीना निकल जाता है 10% एक्सपोर्ट करने के अंदर। $250 बिलियन की एंड ग्रोइंग जी। क्यों? उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जाके खड़ा कर दिया रूरल में जी। और रूरल में जा करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना एक डायरेक्शन का ही कमाल है, एक पॉलिसी का कमाल है। प्रोसेसिंग शुरू कर दी आपकी। मैं फिर दोबारा से खून के आंसू रोना है ना हमारा, तो वेजिटेबल प्रोसेस नहीं कर रहे आप, नहीं कर रहे, फ्रूट प्रोसेस नहीं कर रहे। पाकिस्तान जैसा मुल्क न्यूजीलैंड से सेब मंगा रहा है खुदा। लाइव स्टॉक नारा आपका बहुत बड़ा है कि जी हम दुनिया के इतने नंबर का जो है ना दूध प्रोड्यूस करने वाले मुल्क, 6ठे नंबर पे हम कहते हैं। आप लाइव स्टॉक की प्रोसेसिंग क्या करते हैं जी, आप डेयरी प्रोडक्ट्स की, आप सी फूड की क्या प्रोसेसिंग करते हैं। ये चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को माइनिंग एंड केमिकल्स और माइनिंग टू मिनरल्स टू केमिकल्स, इतनी बड़ी फील्ड है, इतना बड़ा स्कोप है पाकिस्तान का, दुनिया खोली है इसके लिए। हम अपने रिकॉर्डिंग को लेके भेज देते हैं। एक आदमी ने जो काम वो कर दिया, अब दूसरा कोई माइंस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं होता कि जी अब तो मेरे को उठा के ले जाए। ठीक है। अच्छा मसूद भाई, बात से बहुत सारी हैं करने की, लेकिन वक्त क्योंकि महदूद रह गया, ज़फ़र भाई से भी थोड़ा इस मामले पर गुफ्तगू हो जाए। अब आखिरी लम्हात क्योंकि हैं और अभी जैसे गुफ्तगू हुई पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, ज़फ़र भाई ये फरमाइए कि ये कब आपको ठीक होता नज़र आएगा? जैसे अभी मसूद भाई ने तो बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की है, लेकिन अब वो लाइन को क्रॉस करेगा कौन? और फिर ये जो आपके यहाँ एक सिलसिला, एक निज़ाम हुकूमत वफाक में अलग, सूबे में अलग और बल्दियाती हुकूमतें अलग, इससे तो कोई नतीजा जो है बरामद नहीं होता। ये कम अज़ कम ये आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं साबित हो सकते। वो आपने 12 तजर्बा करके देख लिया। फरमाइए। देखिए भी जैसे मसूद साहब वियतनाम की मिसाल दे रहे थे कि वहाँ उन्होंने किस तरह से जो है वो जंग के बाद अपने आप को तब्दील किया। और इसमें असल तो बात यह है कि जो हमारी लीडरशिप है जी,
आप देखें ना, हमारा जो मुशीर ख़जाना होता है, पार्टी तब्दील हो जाती है लेकिन वो तब्दील नहीं होता। नहीं होता है। यानी शौकत अजीज़ की आप मिसाल दे रहे थे, जी। यहाँ यह हालिया मिसाल मौजूद है। हफीज अच्छा, शेख साहब फिर की? हाँ, फिर आप देखें कि वो आप जो है वो आमिर लियाकत की बहुत सारी बातों से आप इत्तेफाक नहीं कर सकते, तो किसी भी लेकिन बात से ये जो इत्तेफाक बात नहीं है कर सकता कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हफीज शेख साहब को जो है वो सेनेट का टिकट जी जो है वो दे दिया गया। जी। एक तरफ यूसुफ रजा गिलानी है और इस सीट को जो है वो एक वो बनाया जा रहा है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो यह हो जाएगा और हफीज शेख जीत गए तो पीटीआई की वाह वाह हो जाएगी। लेकिन आप कैंडिडेट्स को देखें, यानी लीडरशिप के हवाले से बात हो रही है ना कि जब तक लीडरशिप जो है वो जो मुल्क के साथ लॉयल नहीं होगी, मुखलिस नहीं होगी, एबिलिटी नहीं होगी, तो उस वक्त तक तब्दीली किस तरह से आएगी। हमारे मुल्क के अंदर तो बेइंतहा पोटेंशियल है जी। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स जो यानी जो एचआर जो है और नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको हम यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको हम जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। मसला क्या हो रहा है कि अब जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर। अब वो यहाँ सैलाब आया था, जी जी। तुर्की के सदर की अहलिया यहाँ पर आई थी, वो तो अपना हार तक निकाल के दे गई थी। उनका तो यानी पाकिस्तान से एक दोस्ती और मोहब्बत का ताल्लुक है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना हार भी उतार के दे दिया। लेकिन वो हार कहाँ गया, किसके पास गया? आज कोई एक्शन क्यों नहीं होता उस फर्द के खिलाफ कि जहां से वो हार मिला या वापस आया वो तोशा खाने के अंदर और जो है वो सरकारी खजाने के अंदर जो है उसको वापस किया गया। ऐसे लोगों को क्यों नहीं सियासत से माइनस करती पार्टियां? ऐसे लोगों को क्यों नहीं माइनस करती एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से? उन्हीं लोगों को घुमा फिरा के उनको जो है वो हमारे सरों पे मुसल्लत किया जा रहा होता है। तो किस तरीके से तब्दीली आएगी इस मुल्क के अंदर? हम जो है वो बातें तो बहुत सारी कर रहे होते हैं लेकिन जो असल चीजें हैं उनकी निशानदेही करने, उनको जो है रेक्टिफाई करने, उनके उन मामलात को बेहतर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब शेख साहब जो है उनकी वो IMF के नुमाइंदे हैं, IMF से इन्हें लोन चाहिए होता है, उनकी वहाँ दोस्ती है, वो इनको लोन दिलाते हैं, इसलिए हर पार्टी की मजबूरी है वो उनको लाती है। कल भी जो है वो 500 जो है वो गालिबन $1 मिलियन का जो है वो फंड जो है वो रिलीज करने के लिए मंजूरी हो गई है, वो बोर्ड जो है वो मंजूर करेगा। तो ये इनकी बस मजबूरियां हैं, वरना वो पीटीआई के कैंडिडेट नहीं है, वो पीटीआई के नुमाइंदे नहीं है। लेकिन इन्होंने भी जो ये कहते थे कि स्टेटस को हम जो है वो तोड़ देंगे, तोड़ रहे हैं और हम तो स्टेटस को जो है वो तोड़ने वाली पार्टी है, वो भी उसी तरफ चले गए। ये जो है ये भी आप देखें कि अगर बाप जो है वो इंतकाल कर जाता है तो उसी के बेटे को जाता है। जो मुखलिस कारकुनान है उनको कौन पूछ रहा है? वो तो जिंदाबाद करते रहे, मुर्दाबाद करते रहे, केस बनवाते रहे, जब हुकूमत में ना हो तो जेल में चले जाए, जब हुकूमत आए तो चलो उनको कुछ हड्डी डाल दी जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर वो समझे कि हमने बड़ा वो कर लिया। यहाँ तो यानी हमें लड़ने से और जो है वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से फुर्सत नहीं है। जो आवाम के इश्यूज हैं उसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है। तो किस तरीके से जो है यहाँ मामलात में बेहतरी आएगी, ये गाड़ी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, बिल्कुल तो ये समझना ज़रा मुश्किल है यकीनन। लेकिन जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई कि जनाब कोशिश तो करनी है और रहना भी यहाँ पर है, इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सालों से इस पर कोशिश हो रही है। तो खुदा करे कि ये बात समझ में आए। उसके प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया और प्रोग्राम का नहीं, इनफैक्ट जो पहला सेगमेंट है उसका ख़त्म हो गया जिसमें हमारी ये गुफ्तगू मामलात पर आई है। लेकिन बहुत सारे मामलात थे जिसके ऊपर इन तफसीली नशिस्त आपके साथ होगी। ख़ास तौर पर जो मौशी मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। ज़फ़र भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, दोनों मेहमानों ने, और बात की मौशी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से, और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। यकीनन गुफ्तगू आप उससे महसूस भी हुए होंगे, मामलात आपकी समझ में भी आए होंगे, और कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसी तरह जो है प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहें। तो ये पहला सेगमेंट जो है हमारा प्रोग्राम का ये इख्तिताम पजीर होता है। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, आपके सेहत के मुतालिक जो है वो प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।